नमस्कार, मैं लेथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर गोविंद अग्रवाल को अपमानजनक व्यवहार करते हुए दर्शाने वाले एक वीडियो ने ऑनलाइन काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इंस्पेक्टर अग्रवाल, जिन्हें एक गांव में एक विवाद को सुलझाने का काम सौंपा गया था, घटना के दौरान महिलाओं की उपस्थिति में धारा प्रवाह अभद्र भाषा का उपयोग करते देखे गए हैं। गांव के एक युवक द्वारा बनाया गया यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। इंस्पेक्टर गोविंद अग्रवाल रौनाही थाने के सत्तीचौरा चौकी पर अधिकार के पद पर हैं। राजकोट में गेमिंग जोन में आग दुर्घटना में मौत की संख्या 27 तक पहुंच गई है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। पुलिस ने रविवार को कहा कि एक भारी आग 25 मई शाम को गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में लगी थी, जिससे जिंदगियों की हानि हुई थी, जिनमें बच्चों भी शामिल थे। मृतकों के परिवार के सदस्य टीआरपी गेम जोन में अपने प्रियजनों की हानि का दुख जता रहे हैं। गुजरात सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टीम गठित की है। एसआईटी हेड सुभाष त्रिवेदी ने कहा कि एक विस्तृत जांच की जाएगी और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंदगियों की हानि के लिए दुख और शोक व्यक्त किया है, जिसमें शनिवार को 20 लोग बच्चे समेत मौत के शिकार हो गए थे। कमनसीब दुर्घटना हुई है। ये बहुत कमनसीब और बहुत दुखद घटना हुई है। उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है, उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। अभी गृह मंत्री साहब और सीएम साहब भी आने वाले हैं और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन बच्चों की जो दुर्घटना हुई है, मौत हुई है, उन्हें न्याय देने के लिए पूर्ण रूप कटिबद्ध है। थैंक यू। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 26 मई को घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने परिस्थिति और बचाव ऑपरेशन की समीक्षा की। गुजरात होम मंत्री हर्ष संघवी ने सीएम को चल रहे बचाव ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। राजकोट में टीआरपी गेम जोन के मालिक और प्रबंधक सहित 2 लोगों को पुलिस थाने में जांच के लिए ले जाया गया है। अधिकारियों के अनुसार आग लगभग शाम 4:30 बजे लगी थी। एक बचाव ऑपरेशन जारी है और अधिक विवरण का इंतजार है। आज शाम राजकोट में जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है, जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है, साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूं। एसआईटी जो बनाई गई है, वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और आज ही रात जो कोई डिपार्टमेंट की एनओसीज, जितने भी डिपार्टमेंट्स ये परमिशंस के उसमें आते हैं और जो डिपार्टमेंट की अंडर ये गेम जोन्स कंस्ट्रक्शंस की जिम्मेदारी आती है, वो सभी उच्च अधिकारी से लेके सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे से ही आज रात से कलेक्टर कचहरी में हाजिर रहने की सूचना दी गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार की तहकीकात आज से ही चालू की जाएगी और जल्द से जल्द
इसमें न्याय देने की प्रक्रिया और न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। आज अभी मैं ये पूरी जो घटना बनी है उसका मैंने जायजा लिया है और ये जायजा लेने के बाद मैं खुद अभी कलेक्टर कचहरी में बैठने वाला हूँ। कलेक्टर कचहरी में पूरी तहकीकात के बाद मैं आप सब से फिर से एक बार जल्द सुबह मिलूंगा और मिलके आपको पूरी जानकारी आप सबको दूंगा। आईएमडी के अनुसार चक्रवात रेमल 26 मई की आधी रात के आसपास बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की आशंका से पहले बैरकपुर में एनडीआरएफ की तैयारी के दृश्य। इस बीच एनडीआरएफ के पूर्वी क्षेत्र के कमांडर गुरविंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संभावना है कि चक्रवात रेमल आज आधी रात को लैंडफॉल करेगा। आईएमडी की भविष्यवाणियों के अनुसार लैंडफॉल के समय स्थायी हवा की गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब तक 14 एनडीआरएफ टीमों को दक्षिण बंगाल में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि वे मध्यम, भारी और यहां तक कि गंभीर बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि यह सुपर साइक्लोन अम्फान जितना गंभीर नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि कमज़ोर आबादी चक्रवाती आश्रयों में स्थानांतरित हो जाए। समुद्र में कोई मछुआरा नहीं है। अभी हम सबको पता है कि जो डीप डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में था फर्दर मूव किया है नॉर्थ में और अभी जो है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रमेल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि जो हमारी वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन है उससे इस समय 250 टू 260 किलोमीटर साउथ पे है और उसका संभावना है कि आज रात यानी कि 26 मई 2024 को रात को 12 बजे ये लैंडफॉल होगा बांग्लादेश की खेपुपारा और इंडिया के सागर आइलैंड के बीच में। इसका स्पीड क्या रहेगा? लैंडफॉल के टाइम पे आईएमडी की प्रेडिक्शन है कि इसकी सस्टेनेबल जो विंड स्पीड है 120 टू 130 किलोमीटर पर आवर होगी और जो गस्टिंग विंड है वो 135 तक जाएगी। कितना हानि हो सकता है? इतनी विंड स्पीड में जो कोस्टल एरिया में जो खासकर साउथ बंगाल में कोस्टल एरियाज में जो कच्चा हटमेंट्स हैं, कच्चे एम्बैंकमेंट्स हैं, तो एम्बैंकमेंट्स जो है वो स्टॉर्म सर्ज के कारण जो है ब्रीच हो सकते हैं, पानी भर सकता लो लाइंग एरिया में और जो कच्चा हटमेंट्स है और जो हमारे कैटल्स हैं उनको इफेक्ट हो सकता है। आप लोग एनडीआरएफ टीम पे कितने टीम काम कर रही है? अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेजिशन पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। उसमें 2 टीम पूर्व मेदिनीपुर में, 2 टीम पश्चिम मेदिनीपुर में, 1 हावड़ा, 1 हुगली। इसके अलावा जो है साउथ 24 परगना में इंक्लूडिंग सागर आइलैंड में 3 टीम है, नॉर्थ 24 परगना में 2 टीम है, नदिया और मुर्शिदाबाद में 1 टीम और कोलकाता में 1 टीम है। क्यूआरटी रहेगी आपकी? हाँ, इन सब 14 टीम्स के अलावा हमने जो है 4 टीम्स जो है वो कॉन्टीजेंसी में रखी हुई है। 1 टीम कोलकाता में, 1 टीम बटालियन हेडक्वार्टर हरनघाटा में और 2 टीम सिलीगुड़ी में। अभी तक कितने लो लैंड से कितने परिवार को आप लोग रेस्क्यू किए हैं? इवैक्यूएशन जो है अभी शुरू होगा। इवैक्यूएशन के लिए हमने जो भी माइकिंग करनी थी, लोगों का अवेयरनेस करना तो कर लिया और अभी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जो है जो वनरेबल एरियाज में रह रहे हैं, कच्चा हटमेंट्स में रह रहे हैं, वो जो मल्टीपर्पज साइक्लोनिक शेल्टर्स हैं उसमें मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये कौन सी स्पॉट में ज्यादा इफेक्ट कर सकता है ये? जैसे कि मैंने कहा कि जो साउथ 24 परगना में ये सागर आइलैंड से लेके और खेपुपाड़ा बांग्लादेश में हिट करेगा, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, नदिया और अप टू जो मुर्शिदाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट होंगे इससे। इसके बाद ये टाइम क्या रहेगा इसका? जो लैंडफॉल का टाइम है एज पर प्रेडिक्शन आज रात यानी कि 26 तारीख 2024 को रात को 12 बजे के बाद इसका लैंडफॉल होगा। ये क्या इंडिया में इफेक्ट रहेगा, बांग्लादेश में भी इसका इफेक्ट जो है इंडिया बांग्लादेश दोनों में रहेगा। दोनों में रहेगा? दोनों में रहेगा इसका। और रेन का लेसेस कितने तक देर तक चलेगा? जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं इनकी एक आई होती है जब जिसको हम बोलते हैं कि जो लैंडफॉल कर पर, लेकिन इसका जो एरिया होता है, जो रेन बैंड्स होते हैं वो काफी 100 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉडरेट, कहीं सीवियर, कभी वेरी वेरी हैवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले बार या अम्फान इससे भी तो ज्यादा ये स्टॉर्म लगता है, ये ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। हाँ, नहीं, जो अगर हम किसी एम्फन से स्ट्रॉन्ग करें, एम्फन से कंपेयर करें जो कि जो है सुपर साइक्लोन था, वैसा तो नहीं है, पर लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो
मतलब कि यश की तरह ये रह सकता है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पब्लिक को? हम तो चाहते हैं कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, खासकर जो कच्चा हटमेंट्स में और कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो तुरंत जो है अपने कोस्टल एरिया से चल के और जो पक्के जो साइक्लोनिक शेल्टर्स है उसमें शिफ्ट हो जाएं। वहां पर जो है जो कैटल्स है उनके रखने की भी व्यवस्था की हुई है, तो वहां पर वो लोग शिफ्ट हो जाएं। और जहां तक फिशरमैन की है, फिशरमैन को ऑलरेडी वार्निंग कई दिनों से मिल गई थी, अभी कोई फिशरमैन जो है इसी में नहीं है। पब्लिक चाहे तो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारे सभी टीम्स का और हमारे जितने कंट्रोल रूम्स है उसका नंबर हम जो है मीडिया को दिया हुआ, जब चाहे हमारे किसी भी टीम कमांडर को जो पब्लिक कॉन्टैक्ट कर। इस बीच चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण कोलकाता में परिचालन निलंबित कर दिया गया है। 26 मई 2024 को 12 बजे से 27 मई 2024 को 9 बजे तक कोलकाता से आने जाने वाली सभी उड़ान संचालन रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस परिवार ने उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र, गरीबी और लाचारी का क्षेत्र बना दिया था। लेकिन पिछले 10 सालों से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है और पिछले 7 सालों से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है। इसलिए पूर्वांचल सबसे खास है। घोसी, बलिया और सलेमपुर सिर्फ सांसद नहीं बल्कि देश का पीएम चुन रहे हैं। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। अभाव, गरीबी, लाचारी का क्षेत्र बना दिया था। लेकिन 10 साल से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। 7 साल से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है और इसलिए पूर्वांचल सबसे खास है। घोसी, बलिया और सलेमपुर सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश का पीएम चुन रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के 2024 के चुनाव पर दुनिया की बहुत करीबी नजर है। वालन के लिए ये पड़ोस ही होना। भाइयों और बहनों, 24 के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत जितनी दमदार सरकार बनाएगा, जितना दमदार प्रधानमंत्री बनाएगा, उसकी गूंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी। साथियों, पूर्वांचल की ये धरती तो पराक्रम और क्रांति की धरती है। ये वो इलाका है जहां मंगल पांडे का साहस है, यहां महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम है और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मुखर आवाज है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए तो इस चुनाव का महत्व डबल है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में भारतीय सेना के सतर्क सैनिकों ने इम्फाल पूर्वी जिले में 3 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करके एक बड़ी घटना को टाल दिया। आईईडी मफौ बांध के पास नौंग डैम
तांगखुल और एथम तांगखुल गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर पाए गए। एक नियमित क्षेत्र प्रभुत्व और निगरानी अभियान के दौरान सेना के जवानों ने सड़क के किनारे एक साथ रखे 3 आईईडी को देखा। सेना की टुकड़ियों ने तेजी से कार्रवाई की और इलाके की घेराबंदी कर दी। इसके बाद बम निरोधक दस्ता स्थान पर पहुंचे और आईईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया, जिससे संभावित जान माल के नुकसान और स्थानीय लोगों को चोट लगने से बचाया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन की मां लावण्या कार्तिकेयन ने 25 मई को मुंबई में एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भाग लिया। बातचीत के दौरान लावण्या कार्तिकेयन ने अपना गर्व व्यक्त किया और काम्या के आगामी प्रयासों के बारे में विवरण साझा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काम्या को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा झंडा फहराना का सम्मान मिला। एएनआई से बात करते हुए काम्या की मां ने एक मां के रूप में गर्व की गहरी भावना व्यक्त की और अपने परिवार को मिले अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि काम्या इस दिसंबर में माउंट विंसन मैसिव को फतह कर 7 समिट की चुनौती पूरी कर लेगी। एज अ मदर इसमें कोई शंका नहीं है कि मुझे एक्सट्रीमली प्राउड फील हो रहा है। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इमेंस ग्रैटिट्यूड एंड आई फील वी आर ब्लेस्ड एज अ फैमिली दैट काम्या को ऐसा एक मौका मिला कि वो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पे अपना तिरंगा लहरा पाए। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी एंड फॉर एवरीबडी हु मेड दिस हैपन। मैम दौर की बात करना चाहेंगे, जब उन्होंने अचीवमेंट किया, क्या फ़ोन पे बात हुई इनकी, काम्या से क्या कुछ बात हुई, उनका क्या कहना? अभी तक मतलब मिल के गले लगा नहीं पाई। आई एम जस्ट वेटिंग, शायद इस महीने के एंड तक काम्या घर पहुंचेगी। तो जब वो ऊपर पहुंची थी, द एशियन ट्रेकिंग ग्रुप ने हमारा फ़ोन पैचअप करवाया था, तो आई कुड स्पीक एंड कॉन्ग्रेचुलेट काम्या व्हेन शी वाज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द माइटी सागर माता। तो दैट वाज एन इमेंस मोमेंट ऑफ प्राइड एज अ मदर, जब मैं अपनी बेटी की आवाज़ विश्व के सबसे ऊंची चोटी से सुन पाऊँ। तो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। काम्या ने हिमालयाज़ पे ट्रैकिंग 7 साल की उम्र से शुरू किया था। उनके पापा जो हैं वो इंडियन नेवी में हैं और वो भी पर्वतारोही हैं और एक एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं। तो काम्या को अपना इंस्पिरेशन अपने पापा को वॉच करके ही मिला, जो नेचुरली उनके काम्या के हीरो हैं। तो उनके कदम चलते हुए काम्या ने छोटे ट्रैकिंग से शुरू किया था एंड जब उसने 9 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक किया था और लद्दाख में 6000 मीटर का जो पहाड़ है स्टोक कांगरी, उसमें उसने 9 साल में चढ़ के जब पहला अपना रिकॉर्ड बनाया, तो हमने सोचा कि शायद हम इसको थोड़ा और आगे ले जा सकें। तो जब हमने स्टोक कांगरी किया था और जब नीचे आए थे तो काम्या में और ज़्यादा एनर्जी बाकी थी, उसमें बिल्कुल थकावट नहीं दिख रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने उससे मजाक में पूछा कि तुम्हें पता है कि स्टोक कांगरी जो तुम चढ़ के आए हो, ये विश्व के 5 जो पीक हैं भारत से बाहर, उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट है। तो काम्या ने बोला तो क्या मैं वो भी चढ़ सकती हूँ? तो तब हमने ये मिशन साहस, जिसके तहत काम्या 7 समिट्स और नॉर्थ एंड साउथ पोल पे स्की करके जाना चाहती है, ये मिशन का हमने सोचा और उसके बाद उसने अभी उसमें एवरेस्ट के साथ मिला के 6 पहाड़ पे अपना तिरंगा लहराया है। 7वां की बात कर रहे हैं, कब तक इसका क्या उसकी भी पहल शुरू हो चुकी है और कब तक उसको पूरा करेंगे? प्रैक्टिस तो काम्या का कंटिन्यूस जारी है और 7वां जो खंड है वो अंटार्कटिका है, जिसका हाईएस्ट पीक माउंट मैसिव। हम तैयारी कर रहे हैं कि दिसंबर में इस साल हम वो पहाड़ भी चढ़ के काम्या का जो 7 समिट्स का मिशन है उसको अंजाम दें। विशेष रूप से 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने 20 मई 2024 को अपने पिता भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई। काम्या ने अब सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने के अपने मिशन में 6 मील के पत्थर
पूरे कर लिए हैं और उसका लक्ष्य इस दिसंबर में अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिव पर चढ़ने का है, ताकि वह 7 शिखर चुनौती को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन सके। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।